हेलो बच्चों, कैसे हैं? पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों कैसे हैं? सर कहाँ ठीक है, लॉकडाउन का समय है, घर में है। मुझे मालूम है आप घर में क्या कर रहे हैं, आलू बॉयल करके कचालू बना के खा रहे होंगे, रस पी रहे होंगे। चलिए बहुत आपने ये सब खा पी लिया, थोड़ा लॉकडाउन के समय में पढ़ाई भी कर लिया करिए, ठीक? तो पढ़ाई भी जरूरी है, पढ़ाई भी करिए। तो चलिए हेडिंग लगाइए, कॉपी और पेन ले लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। बच्चों क्या है, पहले अगली हमारी प्रॉपर्टी है, चौथी और लास्ट प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन चैप्टर का, लास्ट प्रॉपर्टी इसकी है। इसके बाद एक टॉपिक और चलेगा, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल बताएंगे आपको, फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो परासरण दाब हम पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और इसको हम किससे दिखाते हैं? एनसीईआरटी में पाई से दिखाया गया है। इसके पहले परासरण दाब को किससे दिखाया जाता था? पी से दिखाया जाता था, या पुरानी किताबों में या यूपी बोर्ड की किताबों में पी से ही इसको डिनोट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ परासरण दाब को एनसीईआरटी के बुक में कैसे दिखाया जा रहा है? पाई से दिखाया जा रहा है। चलिए किसी भी से दिखाए, पी से दिखाए, पाई से दिखाए, हमें क्या लेना देना, हमें तो पढ़ना है ना। तो ये परासरण दाब, ठीक है, परासरण दाब को पाई से दिखा रहे। अब देखिए परासरण दाब को पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि परासरण किसे कहते हैं, है ना, ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। चलिए ऑस्मोसिस को हम पहले समझते हैं। ऑस्मोसिस है ना, परासरण है ना। परासरण क्या होता है? चलिए बच्चों देखिए परासरण क्या होता है। परासरण में बच्चों आपको यहाँ पर तीन टर्म आपको ध्यान में देना होगा। एक आपका सॉल्वेंट होगा और दूसरा आपका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। एक तीसरा चीज इसमें आपका निकल कर आ रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम झिल्ली, है ना। ये तीन चीजें इसमें निकल के आती हैं। देखिए बच्चों झिल्लियां जो होती हैं वो तीन टाइप की होती हैं। पहले एक आपका होता है पारगम्य झिल्ली होता है, परमिएबल होता है, पारगम्य झिल्ली होता है। नहीं, पारगम्य झिल्ली क्या होता है? ऐसी झिल्ली होती है जिसमें से सॉल्यूशन में क्या होते हैं आपके? विलेय और विलायक दोनों होते हैं। तो सॉल्यूशन में से ऐसी पारगम्य झिल्लियां, परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी होती है जिसमें से विलेय और विलायक दोनों के कण क्या होते हैं? आर पार निकल जाते हैं, कुछ भी उस झिल्ली के इधर बचा नहीं होता है, उसी को हम कहते हैं पारगम्य झिल्ली कहते हैं, ठीक है। दूसरी ऐसी झिल्ली होती है, दूसरी एक ऐसी झिल्ली होती है कि उनमें से कोई भी कण, विलेय और विलायक कोई भी कण जो है आर पार नहीं निकल पाता है। ऐसे झिल्लियों को हम क्या कहते हैं? अपारगम झिल्ली कहते हैं, अनपरमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और तीसरी झिल्ली जो होती है बच्चों, तीसरी झिल्ली होती है सेमी परमिएबल, जो इस टॉपिक में आपको नजर आएगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन झिल्ली क्या होती है? ऐसी झिल्ली होती है जिसमें से ये केवल विलेय के कणों, विलायक के कणों को, सॉरी विलायक के कणों को तो जाने देता है, लेकिन विलेय के कणों को नहीं जाने देता है। ऐसी झिल्लियों को हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम झिल्ली, ठीक है। अर्धपारगम झिल्ली ये इस टॉपिक में एक इंपॉर्टेंट जो है रोल अदा करता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है बच्चों, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसका बनता है? या आपके क्या लाइफ में भी कहीं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दिखता है? हाँ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आप अंडे देखे होंगे, मुर्गी के अंडे, है ना, किसी के अंडे हो, तो उस कवर को आप हटाते हैं अगर, कैल्शियम कार्बोनेट का उसका सफेद आवरण होता है उसके ऊपर, उस कैल्शियम कार्बोनेट के आवरण को अगर आप हटाते हैं तो क्या होता है? उसके अंदर एक पतली सी क्या होती है? आपको झिल्ली दिखती है, उसी झिल्ली को हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये अंडे में होता है। फिर इसके बाद जो है, जो आपकी कोशिकाएं होती हैं, चाहे एनिमल्स की कोशिका हो या प्लांट की जो है कोशिका हो, उसमें भी क्या होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो अंडे की जो झिल्ली होती है वो भी आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। प्लांट और एनिमल की जो सेल्स होती है, कोशिका होती है, वो भी क्या होती है? एक झिल्ली से क्या होती है? ढकी होती है, उसको भी हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और एक झिल्ली क्या होती है आपकी? ब्लड जो होता है, ब्लड आरबीसी जो आपका होता है,
इसके ऊपर भी क्या होता है, आरबीसी के जो कण होते हैं इसके ऊपर भी क्या होते हैं, एक जो है झिल्ली होती है। इसको भी, ये भी जो झिल्ली होती है प्लाज्मा झिल्ली आप जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यह भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जो आपका होता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है ना। तो ये झिल्लियां आपकी हुई, और कुछ जो है झिल्लियां आर्टिफिशियल बनाई जाती है, जैसे सेल्यूलोज एसीटेट की झिल्ली होती है। कौन कौन सी झिल्लियां होती हैं, सेल्यूलोज एसीटेट मेम्ब्रेन, ठीक है, ये अर्धपारगम में झिल्ली है। ये सिंथेटिक झिल्ली है, आर्टिफिशियल झिल्ली है जो कि मानव के द्वारा बनाया गया है। एक झिल्ली और है जो मानव के द्वारा बनाया गया है, कॉपर फेरोसाइनाइड, है ना, कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली, है ना। ये भी आर्टिफिशियल झिल्ली है, इसका फार्मूला है Cu2 और ये FeCN का होल यहाँ 6, ठीक है। तो ये कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली होती है, ये भी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल झिल्ली होती है। इसके अलावा मैंने बताया जो है एनिमल जो सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल मेम्ब्रेन जो होता है। इसके अलावा प्लांट सेल मेम्ब्रेन होता है आपका, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपका होता है ब्लड के, जो आरबीसी होता है उसके चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसी क्या है, झिल्लियां हैं जो कि अर्धपारगम झिल्ली की तरह ये क्या करती हैं, व्यवहार करती हैं, ठीक है। ये आप नोट कर लेंगे, अर्धपारगम झिल्ली यही होती है। तो अब यहाँ पर हम अर्धपारगम झिल्ली में जो बना है इसी का रोल जो है परासरण दाब में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो हम पहले परासरण समझते हैं क्या होता है। देखिए परासरण की क्रिया में एक देखिए हम लेते हैं वेसल्स लेते हैं, ये एक, ये क्या है आपका, ये वेसल्स है, और इसमें क्या करते हैं, यहाँ हम लगा देते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या है, एक सेमी परमिएबल जो है ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, शॉर्टकट में SPM इसको हम कहेंगे, शॉर्टकट में क्या कहेंगे, SPM कहेंगे। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो एक साइड में क्या है, यहाँ पर एक साइड में यहाँ पर हम रख देते हैं प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट एक विलायक यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या है, एक साइड में क्या आपका सॉल्यूशन, तो ये क्या आपका प्योर सॉल्वेंट, कुछ भी आप ले लिए सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, और यहाँ पर क्या है आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है सॉल्यूशन, ये आपके क्या है, इसमें ये आपके क्या है सॉल्वेंट है, और ये इसमें क्या है सॉल्यूट है, और ये दोनों मिलकर क्या आपका बना लेता है सॉल्यूशन, है ना। तो ये आपका क्या है सॉल्यूशन। अब बच्चों देखिए जो आपका ये सॉल्वेंट है इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, है ना। ये लो कंसंट्रेशन इसका हुआ, लो, ऐसे इसमें कुछ मिला ही नहीं है तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, लो होगा ही, और इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा, है ना। जो आपका सॉल्यूशन है इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा, इसका कंसंट्रेशन, या बच्चों यहाँ तन विलयन भी आप ले सकते हैं और यहाँ सांद्र विलयन भी आप ले सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ प्योर सॉल्वेंट लिया, सॉल्यूशन लिया, या आप यहाँ तन विलयन भी ले सकते हैं और यहाँ गाढ़ा विलयन, सांद्र विलयन भी आप ले सकते हैं। तो बच्चों क्या होता है, यहां से ये इन केस ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के केस में क्या होता है, यहां पर
सॉल्वेंट जो होगा इधर की तरफ मूव करेगा, है ना। तो यहां डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो परासरण की क्रिया में क्या होता है, ये कम सांद्रता इसकी है, यानी कि विलायक का अणु, चाहे अगर आपके यहाँ डाइल्यूट सोल्यूशन रहेगा तो केवल विलायक ही इसमें जाएगा, विलेय नहीं जाएगा। मैंने आपको बताया है जो आपका सेमी परमेएबल होता है उसमें असंख्य क्या होते हैं, छोटे छोटे बहुत सूक्ष्म जो है छिद्र होते हैं, वह केवल छिद्र क्या करता है, केवल विलायक के अणु को ही जाने देता है, क्योंकि विलायक का अणु क्या होता है, बहुत छोटा होता है, और विलेय का अणु क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये केवल क्या होगा, अगर एक आपका तन विलयन है, प्योर सॉल्वेंट अगर इधर नहीं होगा, तन विलयन इधर स्थान विलयन, तो इस विलयन में से क्या होगा, तन विलयन में से केवल आपका सॉल्वेंट ही केवल इधर की तरफ क्या होगा, मूव करेगा। तो ये इस तरफ की तरफ यहाँ गति कर रहा है, स्वतः गति करता है, अपने आप ही गति करता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वतः होती है प्रक्रिया, इसी को हम कहते हैं परासरण कहते हैं। तो परासरण क्या है, परासरण की अब हम क्या लिखते हैं, डिफिनीशन लिखते हैं। तो वह क्रिया जिसमें विलायक के अणु, वह क्रिया जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रण से अधिक सांद्रण के विलयन की ओर स्वतः विलयन की ओर अर्ध पारगम्य, ये लिखना जरूरी है, अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर स्वतः प्रवाहित होते रहते हैं परासरण कहलाता है, ठीक है। और यह क्रिया कब तक ले होगी, यह क्रिया तब तक ले होगी जब तक कि दोनों ओर का कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रण समान नहीं हो जाता है, ठीक है। जब आप यहाँ प्योर सॉल्वेंट लेंगे, यहाँ आप सोल्यूशन लेंगे, यहाँ तन विलयन लेंगे, यहाँ आप या सांद्र विलयन लेंगे, तो इस तन विलयन में से यह आपका प्योर सॉल्वेंट जो होगा ये क्या होगा, विलयन की ओर, जिसकी सांद्रता अधिक है, इधर की ओर क्या होगा, जाने लगती है। किसमें से आती है, अर्धपारगम झिल्ली में से होकर जाती है। और यह क्रिया क्या होती है, तब तक ले चलती रहती है जब तक कि दोनों ओर का कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रण क्या हो जाए, समान ना हो जाए, तब तक ले एक प्रक्रिया क्या होगी, चलती रहेगी। इसी को हम कहते हैं बच्चों परासरण कहते हैं, इसी को कहते हैं परासरण कहते हैं, ठीक है। तो वह क्रिया जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रण से अधिक सांद्रण के विलयन की ओर, यानी कम सांद्रण से अधिक सांद्रण के विलयन की ओर है ना, अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर स्वतः प्रवाहित होते रहते हैं, परासरण कहलाता है, ठीक है। तो ये परासरण की क्या हो गई, परिभाषा हो गई। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, इसके एग्जाम्पल, परासरण के एग्जाम्पल आप दैनिक जीवन में आप देखते हैं। जैसे आप अंडे को लीजिए, अंडे को आप जब HCl के घोल में डालेंगे तो उसका जो कैल्शियम कार्बोनेट का होगा आवरण वो हट जाएगा, और एक झिल्ली जो उसके ऊपर अंदर होती है वो क्या होगा, शेष बचा रहेगा। अब इस अंडे को क्या करें,
इस अंडे को क्या करें, आप एक शुद्ध जो है 2 पात्र लीजिए, एक में आप शुद्ध विलायक लीजिए और एक जो है पात्र आप लीजिए, उसमें क्या करिए आप जो है नमक का विलयन बना लीजिए या चीनी का विलयन या नमक का विलयन आप बना लीजिए, थोड़ा सा डाइल्यूट या थोड़ा सा सांद्र टाइप का बना लीजिए। अब क्या करते हैं, 2 अंडे जो आप लिए हैं, आवरण उतारे हैं, उसको क्या करें, पानी वाले में भी रख दें और उस नमक के घोल में भी रख दें। ठीक है, जब आप उसको रखेंगे तो मान लीजिए कि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पानी है यहाँ पर, इस पानी वाले घोल में हम क्या कर रहे हैं, अंडे को इसमें पानी के घोल में इस अंडे को हम यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक है, ये अंडा है। अब क्या होगा बच्चों, कुछ समय के बाद, चूंकि देखिए ये जो पानी है बच्चों, अब यह अंडे के अंदर भी तो सांद्रता होगी, अंडे के अंदर तो विलयन होगा, लेकिन ये शुद्ध विलायक यहाँ पर है पानी, यहाँ सांद्रता क्या होगी आपकी, कम। तो यहाँ कम सांद्रण होगा बच्चों, यहाँ सांद्रण कम होगा, अंडे के अंदर यहाँ क्या होगा, सांद्रण क्या होगा आपका अधिक होगा, है ना, ये सांद्रण यहाँ अधिक होगा। अब क्या होगा, मैंने बताया परासरण की क्रिया में कम सांद्रण के अणु अधिक सांद्रण के अणु की ओर क्या होते हैं, जाने लगते हैं। अब बच्चों क्या होगा, पानी इसमें अंदर की तरफ क्या होगा, जाने लगेगा और कुछ समय बाद ये अंडा क्या हो जाएगा, आप देखेंगे इसकी साइज क्या हो जाएगी, आपका इंक्रीज हो जाएगा, इसकी साइज क्या हो जाएगी, कुछ पहले से बढ़ जाएगी। तो ये बच्चों किसका उदाहरण है, परासरण का ही उदाहरण है। अब विपरीत प्रक्रिया देखिए, यहाँ पर आप अब यहाँ नमक का घोल लीजिए, ये क्या आपका वाटर इसमें है ना, वाटर में आपने रखा। अब ये इसमें आप क्या करिए, नमक का आप जो है विलयन रख लीजिए, NaCl सोल्यूशन यहाँ पर आप ले लीजिए, नमक का विलयन लीजिए। अब बच्चों यहाँ पर अंडे को आप जो है रखेंगे, तो अंडे को आप जब और थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको हम, ये मान लीजिए आपका अंडा है, इसकी साइज पहले की साइज है। बाद में क्या होता है, नमक के आपके घोल में रखे, अब नमक का घोल का क्या है यहाँ पर सांद्रण, इस नमक के घोल का सांद्रण आपका क्या है, यहाँ पर अधिक है, सांद्र विलयन इसका, और इसके अंदर अंडे के अंदर क्या है, सांद्रण आपका क्या है, सांद्रण कम है। अब देखिए ये अंडे का घोल क्या होगा, ये बाहर आने लगेगा और इसकी साइज क्या हो जाएगी, पहले से क्या हो जाएगी, देखिए और भी क्या हो जाएगी, पहले से और छोटी हो जाएगी, इसकी साइज पहले से क्या होगी और जो है छोटी हो जाएगी। तो बच्चों ये क्या है आपका, समझ गए होंगे उदाहरण। तो ये आपका जो उदाहरण है बहुत अच्छा उदाहरण है, और भी आप उदाहरण लेते हैं, किशमिश ले सकते हैं मार्केट से, आप उसको पानी में डालिए किशमिश को, तो क्या होता है, फूल जाता है। तो ये क्या हुआ आपका, परासरण की क्रिया ही हुई उसमें, क्योंकि किशमिश में भी आपके क्या होते हैं, अर्धपारगम झिल्ली, उसके ऊपर एक खोल आवरण होता है। ठीक है, और उसी किशमिश को अगर आप गाढ़े चीनी या नमक के आप घोल में आप रख देंगे तो कुछ समय बाद आपकी किशमिश क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, है ना। तो ये क्या हुआ, परासरण की क्रिया ही इसमें हुआ। इसी तरीके से आपका जो ब्लड में RBC होता है, उस RBC को भी अगर क्या कर दिया जाए, नमक के गाढ़े घोल में रख दिया जाए, तो आपका RBC क्या होता है, वो क्या होगा, सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। या नमक के हल्के घोल में अगर आप रखेंगे तो आपका RBC क्या होगा, वो फूल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका उदाहरण हुआ, परासरण की क्रिया का ये उदाहरण हुआ। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं परासरण दाब। परासरण दाब क्या होगा बच्चे, इसी विलायक को इस विलयन में जाने से हमें क्या होगा, रोकना होगा। ठीक है, इसी विलायक को इस विलयन में क्या होगा, याद रहे बच्चों, परासरण की क्रिया में कौन जाता है, परासरण की क्रिया में कौन जाता है, आपका विलायक। ठीक है, विलायक जाता है, किस में जाता है, विलयन में। ठीक है, या आपका तनु विलयन है, क्या है, तनु विलयन है, तो तनु विलयन में से कौन जाएगा, आपका विलायक, है ना। तनु विलयन में से, तनु विलयन है कौन जाएगा, विलायक जाएगा, किसमें जाएगा, आपका अगले वाले जो दूसरा आपका क्या है विलयन है उसमें जाएगा। ठीक है, याद रहे, तो विलयन, विलायक विलयन में आपका जाता है, और तनु विलयन है तो इसमें से जो विलायक होगा, तनु विलयन जो विलायक होगा वो सांद्र विलयन वाले में जाने लगेगा। तो याद रहे, डायरेक्शन क्या होता है, शुद्ध विलायक जो है विलयन की ओर क्या होता है, यहाँ गति करते हैं, और स्वतः होती है किसमें जाते हैं, अर्धपारगम झिल्ली में से होकर जाते हैं। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब परासरण दाब को हम देखते हैं।
परासरण दाब क्या है? तो परासरण दाब बच्चों इसी शुद्ध विलायक को इस विलयन में जाने से हमें क्या करना है? रोकना है। और इसको रोकने के लिए जो भी हम बाहर से एक न्यूनतम मिनिमम जो प्रेशर लगाएंगे उसको रोकने के लिए, वही क्या होगा? उस विलयन का परासरण दाब होगा। और परासरण दाब विलयन का क्यों होगा? क्योंकि हम विलयन पर ही क्या करते हैं? दाब लगाते हैं। तो बच्चों देखिए परासरण दाब क्या होता है। अब देखिए एक पात्र है, इसको हम सेमी परमेएबल से दो बराबर भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है? SPM, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ठीक, अब यहां पर क्या होगा? एक यहां पर पिस्टन हम लगा देते हैं और एक पिस्टन जो है इधर की तरफ हम लगा देते हैं पिस्टन। ठीक है, अब इसमें क्या है बच्चों? इस वाले में क्या है आपका? प्योर सॉल्वेंट हम यहाँ पर रखते हैं। इस साइड में प्योर सॉल्वेंट या मैंने बताया डाइल्यूट सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट यहाँ पर हम रखते हैं और इसमें क्या रखते हैं? हम सॉल्यूशन रखते हैं। तो आपको अब लगा होगा कि ये वाला इसमें जाएगा, है ना? अब इसमें क्या है आपके? ये सॉल्यूशन है। ठीक है, इस वाले में आपके क्या है? सॉल्यूशन है। ठीक, यहाँ प्योर सॉल्वेंट और यहाँ क्या है आपका? ये सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैंने बताया जो शुद्ध सॉल्वेंट होगा यहाँ इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, जो सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन आपका ज्यादा होगा। अब क्या होगा? इसके अणु क्या होंगे? इसमें की तरफ क्या होंगे? जाएंगे। ठीक है, जाएंगे ही, लेकिन इसको इसमें जाने से रोकना है, स्टॉप करना है। ये विलायक इसमें ना जाए, ऐसा हम क्या करें? ऐसा क्या करें कि ये जाने से इसमें रुक जाए। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं? इस पिस्टन पर क्या करते हैं? एक बाहरी दाब लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इस पिस्टन पर क्या लगाते हैं? एक बाहरी जो है एक दाब लगाते हैं, बाहरी दाब लगाते हैं और एक बाहरी निम्नतम दाब लगाते हैं। बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, निम्नतम दाब लगाते हैं। ठीक है, एक बाहरी निम्नतम क्या करते हैं? दाब लगाते हैं। जब आप दाब लगाएंगे तो ये क्या होगा? जो इसमें सॉल्यूशन इसमें जा रहा था, आपका सॉल्वेंट जो इसमें जा रहा था, ये क्या हो जाएगा? यहाँ जाने से क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा। यहीं आकर क्या हो जाएगा? ये रुक जाएगा, ये जाएगा नहीं, स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, विलायक के अणु अगर ऐसा नहीं किया जाता तो विलायक के अणु इसमें जाते हैं और विलय के भी अणु बच्चों आते, लेकिन यहाँ पर क्या बनी है? एक दीवार सेमी परमेएबल की, वो विलय के अणु आपके क्या होते हैं? आकर यहीं पर स्टॉप हो जाते हैं ना। विलय के अणु यहाँ स्टॉप हो जाते हैं और विलायक के अणु क्या होते हैं? यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इस विलायक के अणु को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ा? विलयन वाले पिस्टन पर क्या करना पड़ा? बाहर से एक हमें क्या लगाना पड़ा? दाब लगाना पड़ा। तो अब परासरण दाब किसे कहते हैं, है ना? तो परासरण दाब की परिभाषा लिख लेते हैं। परासरण दाब किसे कहते हैं? आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर, ठीक है, यहां देखिए, विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर, विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलयन में जाने से रोकने के लिए, विलयन पर जितना बाह्यतम निम्नतम दाब लगाना पड़ता है,
उसे उस विलयन का परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो विलायक को अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर विलयन में जाने से रोकने के लिए विलयन पर जितना बाह्यतम न्यूनतम दाब लगाना पड़ता है उसे उस विलयन का परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, परासरण दाब की क्या हुई, परिभाषा हो गई। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बच्चों परासरण दाब के नियम पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, परासरण दाब के नियम। तो परासरण दाब के नियम देखते हैं क्या है। परासरण दाब के नियम तथा कुछ किताबों में बच्चों दिया परासरण दाब के नियम, और इसी को वान टॉप ने किया था, इसलिए वान टॉप इसलिए तथा वान टॉप नियम, है ना, देख सकते हैं, तथा वान टॉप नियम भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि परासरण दाब तथा वान टॉप नियम तो वान टॉप ने दिया था। देखिए बच्चों, जो आपके तन विलयन होते हैं वो एकदम गैस की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो तन विलयन जो है गैस की भांति व्यवहार करते हैं, तो गैस के अणु क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं। तो ऐसे यहाँ पर क्या होगा, इसमें जो आपका विलय पदार्थ भरा होगा वो भी क्या करेगा, एक प्रेशर जो है डालता है झिल्ली पर, है ना। तो वो जो झिल्ली डालेगा वो समान ताप दाब पर या समान ताप और आयतन पर जो एक परासरण दाब डालेगा उसी को हम कहेंगे परासरण दाब। तो परासरण दाब के कुछ नियम है, वो नियम क्या है। तो पहला है बायल वान टॉप लॉ। ठीक है, तो पहला इसमें क्या है आपका, बायल वान टॉप नियम। ठीक है, तो बायल वान टॉप लॉ क्या है, देखिए बायल वान टॉप नियम क्या है। जैसे बॉयल ने गैस पर नियम दिया था, बॉयल और चार्ल्स ने गैस पर नियम दिया था, वही एकदम नियम यहाँ भी आपका फॉलो करता है, क्योंकि तन जो विलयन होते हैं वो आदर्श विलयन होते हैं और ये गैस की भांति व्यवहार कर रहे हैं। तो बुद्ध जो गैस प्रेशर डालते हैं वैसे इसमें क्या होगा, विलयन में विलय भी क्या होगा, प्रेशर आपका डालता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर बॉयल वान टॉप नियम दिया गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या बताया गया, बॉयल वान टॉप नियम में कहा गया कि स्थिर ताप पर किसी विलयन आपका कैसा होना चाहिए, तनु, किसी तनु विलयन का परासरण दाब क्या होता है भैया, परासरण दाब पाई। परासरण दाब स्थिर ताप पर किसी तन विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये परिभाषा जो है आप याद करेंगे। ठीक है, तो स्थिर ताप पर किसी तन विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। तो देखिए अब फार्मूला इससे क्या होगा, तो परासरण दाब क्या है, पाई, ये समानुपाती हो जाएगा आपके किसके, सांद्रता, सी कंसंट्रेशन। क्योंकि बच्चों आप जानते हैं सी जो आपका होता है कंसंट्रेशन, मोलर सांद्रण जो होता है
या आप सक्रिय द्रव्यमान भी पढ़े हैं, ठीक है, तो वहां से भी आप जान सकते हैं। तो ये क्या होता है, एन बाई वी। ठीक है बच्चों, अगर एन क्या हो आपका एक यहाँ पर मोल हो तब आपका क्या होगा, तो यहाँ आपका पाई इक्वल टू, अगर यहाँ हटाएं तो पाई देखिए प्रपोर्शनल क्या हो जाएगा यहाँ एन बाई आपका वी हो जाएगा। ठीक है, वी यहाँ पर हो जाएगा, अगर एक मोल ले तो पाई जो है प्रपोर्शनल क्या हो जाएगा आपका 1/v हो जाएगा, अगर एक मोल ले, है ना यहाँ पर। तो ये आपका यहाँ पर फार्मूला होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसको या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पाई वी इक्वल टू क्या होगा 1, यानी कि अगर इक्वल टू एक स्थिरांक लेंगे या यहाँ पर लिख सकते हैं कांस्टेंट। ठीक है, ये भी आप ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, पाई इक्वल टू क्या होगा, यानी कि एक स्थिरांक यहाँ पर आप लेंगे कि ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट लिख सकते हैं। ये हुआ आपका यहाँ पर इसके लिए फार्मूला, पाई वी इक्वल टू क्या होगा कांस्टेंट। ये आपका बायल वान हॉफ नियम है। दूसरा देखते हैं बच्चों, चार्ल्स वान हॉफ लॉ। चार्ल्स वान हॉफ नियम। ठीक, ठीक, क्या चार्ल्स वान हॉफ लॉ क्या है, स्थिर सांद्रण कह सकते हैं या आयतन, स्थिर सांद्रण पर किसी तन विलयन का परासरण दाब यानी कि पाई, स्थिर सांद्रण या आयतन पर किसी तन विलयन का परासरण दाब परम ताप के समानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ये रहा दूसरा नियम, स्थिर सांद्रण पर किसी तन विलयन का परासरण दाब यानी पाई परम ताप के क्या होता है समानुपाती होता है। तो यहाँ आपका परासरण दाब क्या होगा, डायरेक्टली प्रपोर्शनल क्या हो जाएगा परम ताप टी। अगर प्रपोर्शनल चिन्ह आप हटाएंगे तो पाई यहाँ आपका पाई यानी कि आप चाहे के आप कुछ लेना चाहे के टी हो जाएगा, या आप इसको लिख सकते हैं पाई बाई क्या लिख सकते हैं टी इक्वल टू क्या हो जाएगा के, यानी कि यहाँ पर कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट। यहाँ कंसंट्रेशन और आयतन क्या होगा आपका स्थिर रहेगा, यहाँ पर क्या रहता है ताप स्थिर रहता है। बच्चों आपका ये वाला पहला समीकरण आपका, और ये वाला आपका क्या है यहाँ पर दूसरा समीकरण है। ठीक है, अब इन्हीं दोनों से बच्चों में निकालना है विलयन समीकरण। जैसे वहां गैस समीकरण आप निकालते थे आदर्श गैस समीकरण, वैसे यहाँ हम कर सकते हैं आदर्श विलयन समीकरण या वान हॉफ नियम या वान हॉफ जो है समीकरण आप कह सकते हैं यहाँ समीकरण। ठीक है, ये आप कह सकते हैं। चलिए दोनों नियम से हम देखते हैं। तो अब हेडिंग हम डाल देते हैं बच्चों, क्या हेडिंग डालें, विलयन समीकरण, विलयन समीकरण सॉल्यूशन इक्वेशन। ठीक है, या आदर्श विलयन समीकरण भी इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं आदर्श विलयन समीकरण भी कहते हैं हम इसको, या विलयन समीकरण, या इसी को कहेंगे वान हॉफ इक्वेशन भी इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को, या वान हॉफ इक्वेशन। ठीक है, वान हॉफ इक्वेशन भी हम इसको कहते हैं। चलिए बच्चों, पहले समीकरण पहला समीकरण आप क्या था उसी से मैं
निकालना है। पहला परासरण दाब आपका था इनडायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या था, V था, यह आपका पहला समीकरण था। दूसरा आप क्या था, यह पाई प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, परमताप T के, यह आपका क्या है दूसरा समीकरण। तो इससे समीकरण से आपको क्या मिल जाएगा, पाई प्रोपोर्शनल T बाई क्या हो जाएगा, अब V हो जाएगा। या आप इधर कर लिए पाई V इसकल टू क्या हो जाएगा, सॉरी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अब पाई V इसकल टू क्या यहाँ ले लें हम, यहाँ पर एस टी ले लें। जो यस यहाँ क्या है, यस क्या है, एक स्थिरांक है, इसे हम क्या कहते हैं, विलियन स्थिरांक। क्या कहते हैं, विलियन। वहां गैस स्थिरांक था तो यहाँ क्या होगा, विलियन स्थिरांक। तो यस इक्वल टू आपका आर होगा, जो आर का मान होता है वही एस का मान होता है। क्या होगा, 0.0821 क्या होगा, लीटर 8m पर मोल पर क्या होता है, केल्विन। ठीक है, आपने इसको याद किया होगा तो ये आपको यूनिट मालूम होगी। तो बच्चों यदि यहाँ मोलों की संख्या n हो, ठीक है, यदि विलियन में क्या हो, मोलों की संख्या बराबर n है, तो क्या हो जाएगा, पाई V इक्वल टू n s t। वहां जैसे आप गैस में क्या लिखते थे बच्चों, आप PV इक्वल टू n RT लिखते थे ना, वैसे यहाँ है पाई PV वहां लिखते थे आप, यहाँ पाई V, ठीक है, इक्वल टू n s t। तो ये आपका क्या हुआ, विलियन समीकरण हुआ। तो विलियन समीकरण आप जो है याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका विलियन समीकरण हो गया। ठीक है, अब यहाँ बच्चों आप जो आपका अगर v को इधर ले जाए तो पाई इक्वल टू क्या होगा, n बाई वी एस टी। तो ये क्या है, n बाई वी इक्वल टू क्या आपका है, मोलर सांद्रता। तो आप यहाँ लिख सकते हैं पाई इक्वल टू सी आर टी। ठीक है, ऐसा भी आप यहाँ फार्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, ये अब बच्चों ये फार्मूला इसका हो गया। ठीक है, अब इसका हम अणुभार से अगर संबंध निकाले या मोलों की संख्या क्या होता है, W/m। तो अणुभार पूछता है इसमें से निकालने के लिए, कभी कभी अणुभार पूछता है, तो अणुभार के लिए कैसे आप यहाँ फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ क्या आ गया, देखिए बच्चों, अणुभार की गणना आप कैसे करेंगे, किसका, विलेय का अणुभार कैसे निकालेंगे। पाई इक्वल टू क्या है, यहाँ से आप देखिए इस वाले समीकरण से, यहाँ पाई इक्वल टू क्या हो गया, n बाई वी और यहाँ आपका एस टी हो गया। तो n इक्वल टू क्या होगा बच्चों, W/m, विलेय का ग्राम व्यवहार और विलेय का मोलर द्रव्यमान या अणुभार। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, पाई इक्वल टू तो यहाँ हो गया WST बाई क्या हो गया आपका यहाँ यम हो गया। अब अगर यम आपको यही पूछता निकालने के लिए, यम विलेय का अणुभार, ठीक है, विलेय का अणुभार या क्या कहते हैं इसको, मोलर द्रव्यमान, है ना। विलेय का अणुभार यम आपका क्या हो जाएगा, ये WST भाई यहाँ आपको पाई, है ना। तो ये वाला फार्मूला आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक चीज और बच्चों, परासरण दाब क्या है, एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। बच्चों आप देखिए परासरण दाब क्या है, आपका अणुसंख्यक गुणधर्म है। यहाँ पर सिद्ध कीजिए परासरण दाब एक सिद्ध कीजिए परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। ठीक है, तो यहां से आप बच्चों पाई इक्वल टू n बाई वी और एस टी। ठीक है, अगर टी बच्चों यहाँ कांस्टेंट कर दिया जाए, टी इक्वल टू क्या कांस्टेंट कर दिया जाए, मतलब स्थिर कर दिया जाए इसको, तो ये तो स्थिरांक है, ये है, तो क्या हो जाएगा आपका पाई स्थिरांक हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्थिरांक भी आपका हट जाएगा, स्थिरांक
स्थिर कर देंगे तो यहाँ पर पूरे ये क्या होगा n/v हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर स्थिरांक प्रबल चिन्ह हटाएंगे तो यस क्या होगा, गुना हो जाएगा। टी आपका क्या है यहाँ पर कांस्टेंट कर दिया गया, स्थिर कर दिया। तो बच्चों ये देखिए जो आपका परासरण दाब है ये मोलों की संख्या के क्या आपको दिख रही है, परासरण दाब आपको क्या दिख रही है, मोलों की संख्या के क्या दिख रही है, समानुपाती दिख रही है। यानी कि बच्चों अगर किसी विलयन में विलय के मोलों की संख्या जितनी अधिक होगी उस विलयन का परासरण दाब भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। देखिए इसके समानुपाती है ना। तो अगर किसी भी तन विलयन में या किसी विलयन में मोलों की संख्या विलय के मोलों की संख्या, हमने बताया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ आयंस, कुछ भी एटम्स, ठीक है। तो ये इसी पर डिपेंड करता है। अगर ये मोलों की संख्या जितनी अधिक होगी ये आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि परासरण दाब भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। अगर ये घटेगा तो ये भी क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर एक प्रूफ हो गया कि प्रूफ हो गया कि परासरण दाब क्या होता है, एक अणुसंख्य गुणधर्म है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर हो गया। तो आपको ये समझ में आया होगा। विलयन समीकरण आपको याद रहे, विलयन समीकरण आपको याद रहना चाहिए। तो विलयन समीकरण में आपको यह तो सूत्र जो है आपका बिल्कुल याद होना चाहिए, पाई v = NST, ठीक है। या आप जो याद किए हैं PV = NRT गैस समीकरण के लिए जो याद किए हैं, बस आप यहाँ से इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये याद रहेगा। तो अब परासरण दाब के नियम हो गया और ये विलयन समीकरण हो गया, यानी कि वन-हॉफ इक्वेशन हो गया, ठीक है। इस पर सवाल भी पूछे जाते हैं। अब कुछ चीजें और हम देखते हैं, कुछ 3 चीजें और इसमें हम देखते हैं, 3-4 चीजें और है इसमें बच्चों। आज पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे इसका इसमें। तो ये आप नोट्स जो है बनाते रहिए। अब देखते हैं ये समपरासरी विलयन, क्या देखते हैं, समपरासरी विलयन, समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक, समपरासरी विलयन। तो समपरासरी विलयन क्या है, समान ताप पर जिन विलयनों, भैया विलयन आपका 2 या 2 से अधिक होगा इसमें, है ना। समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब सेम समान होता है, समपरासरी विलयन कहलाता है। ठीक, तो समान ताप समान रहेगा और दाब भी क्या रहेगा, यहाँ समान रहेगा। तो बच्चों समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं समपरासरी विलयन कहलाता है। पढ़ते रहिए, सोइए नहीं, थकान आ रही है। चलिए देखिए इधर थोड़ा और बचा है। समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं समपरासरी विलयन कहलाता है। तो बच्चों यहाँ 2 विलयन है, फर्स्ट सॉल्यूशन और एक लेते हैं सेकंड सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर फर्स्ट सॉल्यूशन और सेकंड सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन देखिए भैया, ताप और दाब क्या होंगे, समान होंगे। ताप दाब जब आपके समान होंगे यानी कि प्रेशर आपका ये क्या होगा, पाई समान होगा। लेकिन
यहाँ जो आपका v है ये क्या होगा, आयतन समान नहीं होगा। तो ये आपका क्या होगा, n भी आपकी मोलों की संख्या भी नहीं, क्योंकि भाई पहला विलयन दूसरा विलयन कितना उसमें घुला है, विलय के मोलों की संख्या कितना घुला है ये कौन जान रहा है ना, दोनों में अलग अलग होंगे। तो ये N1 आपका क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, NST यस गैस आपका इस विलयन स्थिरांक है, ये तो आपका क्या होगा, सेम होगा। और ताप भी आपका क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ भी आपका ये क्या होगा, सेम होगा। ये आपका V2 चेंज होगा, यहाँ आपका N1 N2 क्या होगा, चेंज होगा। यस आपका सेम होगा और T आपका क्या होगा, सेम होगा। तो ये क्या है, पहला, और ये क्या है, दूसरा। तो पहले समीकरण को दूसरे समीकरण से भाग कर दीजिए। ठीक है, समीकरण एक को समीकरण 2 से भाग करने पर जरा भाग करो, पाई v1 बाई पाई v2 इक्वल टू n1 st बाई n2 st। तो ये खलास हो गया, ये पाई पाई खलास हो गया, तो बचा क्या, v1 v2 इक्वल टू n1 n2। ठीक है, n1 n2, या इसको ऐसा भी आप लिख सकते हैं n1 v1 इक्वल टू n2 v2। ठीक है, अब n बाई v क्या होता है आपका, c होता है, मोलर सांद्रण होता है। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ C2 हो जाएगा। ये यानी कि समान ताप पर समपराशरी विलयनों की मोलर सांद्रताएं क्या होती है, समान होती है ना। तो क्या होगा, समपराशरी विलयनों की, भैया सी मोलर सांद्रण है, मोलर कंसंट्रेशन, मोलर सांद्रताएं समान होती है। ठीक है, तो याद रहे समपराशरी जो आपका विलयन होता है, समपराशरी विलयन में, यहाँ समपराशरी विलयनों की मोलर सांद्रताएं क्या होती है, समान होती है। देखिए एक दूसरे के क्या है, बराबर। यहाँ पर ये भी क्या है, यहाँ बराबर है। ठीक है, तो ये आप जो है इसको नोट कर लेंगे। देखिए यहाँ आपको परासरण दाब में क्या होगा, परासरण दाब आपका तभी लागू होगा जब आपका विलयन क्या होगा, तन होगा। ठीक है, इसमें आवासशील विलेय पदार्थ ही घुला होना चाहिए, वाष्पशील विलेय पदार्थ बिल्कुल भी नहीं घुले होनी चाहिए। कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डाइल्यूट ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा सांद्रण होने पर क्या होगा, उसमें संयोजन या वियोजन होगा। ठीक है, तो संयोजन वियोजन होने पर परासरण दाब में क्या होगी, कमी या त्रुटि होगी, ज़्यादा या कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी बातें जो है यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। और ताप क्या होगा, स्थिर रहना चाहिए। ठीक है, ताप स्थिर रहना चाहिए, तन विलयन पर लागू होता, सांद्र विलयन पर नहीं लागू होता। अवाष्पशील विलेय पदार्थ इसमें घुले होने चाहिए, वाष्पशील विलेय पदार्थ नहीं घुले होने चाहिए। ठीक है, ये सब आप यहाँ कंडीशन लागू होगा। और सांद्र विलयन नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें संगुणन या वियोजन हो सकता है। ठीक है, तो उसमें वैद्युत अपघट्य पदार्थ आप इसमें घोलेंगे नहीं, क्योंकि वैद्युत अनअपघट्य आप घोलेंगे, यूरिया आप घोलेंगे, या जो है आप चीनी ग्लूकोज ये सब घोलेंगे। अगर आप वैद्युत अपघट्य घोल देते हैं तो उसका आयन या वियोजन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा इसमें करेंगे नहीं यहाँ पर। हाँ, ये लागू होगा वैद्युत अपघट्यों पर, लेकिन कब लागू होगा वो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका समपराशरी विलयन। अब देखते हैं अतिपराशरी विलयन। अतिपराशरी विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, समान ताप पर जिन विलयनों
के परासरण दाब, भाई हाइपर है, अधिक, परासरण दाब अधिक होते हैं अति परासरी विलयन कहलाता है। ठीक है, तो समान तापमान 2 विलयन आपके होंगे जिनमें उसका परासरण दाब क्या होगा, अधिक होगा, वही क्या आपका कहलाएगा, अति परासरी विलयन कहलाएगा। चलिए एग्जाम्पल इस पर सुन लीजिए, एग्जाम्पल सुन लीजिए, नोट कर लीजिएगा। जैसे अंडे वाली बात है, वही अगर अंडे को आप जल में आप रख देंगे, शुद्ध जल में आप रख देंगे, अंडे के खोल को उतार कर, उसमें झिल्लियों लगी होनी चाहिए, तो रख देंगे आप, तो क्या होगा, उसमें आप रखेंगे तो अंडे के अंदर क्या है, सांद्रता अधिक है और जल का सांद्रण क्या आपका कम है। भाई अंदर के अंदर, जल के अंदर आपकी सांद्रता क्या है, अधिक, सॉरी अंडे के अंदर आपकी सांद्रता क्या है, अधिक है, तो वही आपका जल के अंडे के अंदर जो सांद्रता अधिक है वही आपका क्या करेगा, अति परासरी विलयन कहलाएगा। ठीक है, तो अंडे को अगर शुद्ध जल में आप रखेंगे तो अंडे के अंदर सांद्रता अधिक होगी और पानी का सांद्रण क्या होगा, आपका कम होगा, तो अंडे के अंदर सांद्रता अधिक है, तो वही अंडे के अंदर की जो सांद्रता का सांद्रण है, जो विलयन है उसका, वह विलयन क्या कहलाएगा, अंडे के अंदर का जो विलयन होगा वही क्या कहलाएगा, अति परासरी विलयन कहलाएगा। आप समझ गए, एग्जाम्पल आप लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे आप एग्जाम्पल लिखेंगे, अंडे के बाहरी खोल को उतार कर उसको पानी के घोल में, पानी में आप शुद्ध पानी में रखेंगे तो अंडे के अंदर का जो विलयन है वो अति परासरी विलयन का कार्य करता है। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे। आइए अगला देते हैं, अर्ध परासरी विलयन। ठीक, अर्ध परासरी विलयन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या निम्न परासरी विलयन भी इसको कहते हैं, इसको अति या इसको निम्न। ठीक है, निम्न परासरी विलयन भी कहते हैं। तो देखिए, समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब क्या होते हैं, यहां आप लिख देंगे कम। समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब क्या होते हैं, कम होते हैं, क्या कहलाता है, निम्न परासरी या अर्ध। ठीक है, निम्न परासरी विलयन कहलाता है। ठीक है, यहां से आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या होगा, वही अंडे के बाहरी खोल को उतार कर उसको आप जल में रखें, तो जल जो आपका है वो आपका कौन सा काम करेगा, निम्न परासरी विलयन का काम करेगा, है ना। जल क्या होगा, निम्न परासरी विलयन का काम करता है। एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए। लास्ट एक टॉपिक और रह गया है, लास्ट एक टॉपिक हम और देख लेते हैं। एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा, ऐसे नोट कर लीजिएगा। तो अंडे के अंदर का जो विलयन है अति परासरी विलयन का काम करेगा और जो जल है आपका शुद्ध विलायक जो जल है वो निम्न परासरी विलयन का कार्य करेगा। ठीक है, अब बच्चों हम एक और चीज देख लेते हैं। यहाँ अब कुछ बचा नहीं है, सिर्फ एक चीज और बचा हुआ है, आपका व्युत्क्रम परासरण। ठीक है, भाई हमारी जो है ये क्या नाम है, जो ये है इसमें ज़्यादा हो गया है, निकल रहा है। ठीक, तो इसको सही कर देते हैं, ये सब पूरा लीप पोत हो जा रहा है। ठीक है, तो आप कॉपी में अपने लीप पोत मत करिए, आप जो है सही से जो है नोट करिएगा। तो देखिए क्या है, व्युत्क्रम परासरण। ठीक है, व्युत्क्रम परासरण, इसको हम कहेंगे इंग्लिश में रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक बच्चों, शॉर्टकट में इसको आपने सुना होगा, सुना जरूर होगा। क्या सुना है,
ओ, जिसको आप कहते हैं आरओ, है ना। आरओ आप एक्वागार्ड, आरओ आप प्रचार आप देखते हैं ना, पानी को शुद्ध करने के लिए, ठीक है। तो आपका आरओ जो होता है वो व्युत्क्रम प्राशरण पर ही जो है कार्य करता है। उसमें पानी को क्या किया जाता है, गंदा पानी होता है आपका जो अशुद्ध पानी होता है उसको क्या करता है, शुद्ध करता है। आजकल तो पानी क्या है, कहीं का पानी जो है शुद्ध है नहीं, इसलिए सब लोग क्या लगा रहे हैं, आरओ लगा रहे हैं, एक्वागार्ड लगा रहे हैं। तो वो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और इलेक्ट्रोड के जरिए क्या होता है आपका वहां पर व्युत्क्रम प्राशरण की प्रक्रिया की जाती है, आरओ, ठीक है। आरओ आप समझ गए, आरओ जो मार्केट में आपका मिलता है उसी को भैया कहते हैं व्युत्क्रम प्राशरण, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, आप समझे, ठीक। अब बच्चों देखिए व्युत्क्रम प्राशरण क्या होता है। यदि विलयन पर प्राशरण दाब से अधिक दाब, यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित किया जाता है, ठीक। तो यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित किया जाता है तो परासरण विपरीत दिशा में, तो परासरण विपरीत दिशा में संपन्न होने लगता है, ठीक है। तो परासरण दाब विपरीत दिशा में संपन्न होने लगता है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, इस घटना को ही उल्टा परासरण यानी कि व्युत्क्रम परासरण कहते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, परासरण में क्या हुआ था, अभी जो आपका विलायक था किधर गया था, ठीक है, विलयन में चला गया था, यही तो हुआ था। लेकिन अब यहां क्या होने वाला है, जो आपका विलयन है इसमें जो आपका विलायक है ये अब किधर जाने लगेगा, विलायक की तरफ, यही तो उल्टा हुआ भाई परासरण। ये आपका क्या हुआ, परासरण में ऐसा हुआ, यहाँ पर ये परासरण की क्रिया में हुआ, और ये क्या आपका हुआ, व्युत्क्रम परासरण, ठीक है। जस्ट इसी का क्या है, उल्टा हुआ। विलायक विलयन में जा रहा था अब तक, यानी कि तन विलयन स्थान विलयन, अब विलयन में से विलायक निकलकर, इस विलयन में से विलायक निकलकर, विलय तो जाएगा नहीं, विलयन में से विलायक निकलकर क्या किया जाता है, यहाँ पर विलायक में जाने लगता है, यानी शुद्ध होने लगता है। इस परासरण इस परासरण का उपयोग यानी कि व्युत्क्रम परासरण का उपयोग, व्युत्क्रम परासरण का उपयोग कठोर जल एवं समुद्र जल के विलवणीकरण जिसे कहते हैं डिसेलिनेशन, ठीक है, में किया जाता है, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, व्युत्क्रम प्राशरण हुआ, ठीक है। अब व्युत्क्रम जो आपका ये प्राशरण है इसका हम आपको फिगर दे देते हैं। देखिए आपका एक
यहाँ दाब आपको क्या लगाना है, जो प्रेशर है, प्रेशर परासरण दाब से क्या करना है, जो परासरण दाब आपका P है उससे दाब क्या करना है, अधिक लगाना है। पिस्टन इसमें क्या आपका सी वाटर, सी वाटर यानी कि समुद्री जल, सी वाटर है यहाँ पर, सी वाटर, ठीक है। अब सी वाटर है और यहाँ पर आपका जल जो होगा इसमें से जब आपका निकल कर आएगा तो ये क्या होगा आपका, यहाँ जो निकलेगा जल ये क्या हो जाएगा, प्योर वाटर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, प्योर वाटर है। ये आपका क्या है यहाँ पर, सी वाटर है, ठीक है। ये सी वाटर आपका है। और ये यहाँ पर किसका एसपीएम लगा होता है, यहाँ जो एसपीएम होता है सेमी परमिएबल होता है। यहाँ पर सेमी परमिएबल सबसे अच्छा जो होता है, यहाँ जो यूज किया जाता है वो सेलुलोज एसीटेट का है ना, सेलुलोज एसीटेट का ही जो है यहाँ एसपीएम यूज किया जाता है। तो बच्चों ये देखिए आपका यहाँ पर समुद्र जल है इधर, ठीक है, इसका जल है, समुद्र का जल है। समुद्र का जल कैसा होता है, लवणीय होता है, ठीक है। बड़े बड़े शहरों में जो समुद्र के किनारे होते हैं ऐसे पानी यहाँ से शोधन करके सप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ सी वाटर में साल्ट होते हैं, अब इसको हमें क्या करना, शुद्ध करना। तो यहाँ क्या करते हैं बच्चों, परासरण दाब से क्या करते हैं, परासरण दाब से अधिक दाब लगा देते हैं। तो अब ये विलयन है ना, ये विलयन आपका है और ये विलयन, और इधर क्या होता है आपका वाटर होता है। अब ये इसमें से के विलयन में से आपका जो विलायक होता है ये इसमें बाहर आने लगता है। इसमें क्या आने लगता है, यहाँ से, यहाँ आपका क्या है, कुछ विलेय भी है, विलेय प्लस विलायक है, लेकिन यहाँ आपका ये क्या आने लगेगा, आपका यहाँ केवल आपका जल यानी कि विलायक ही केवल इसमें से बाहर आपका निकल पाएगा। इसी को कहते हैं, अब देखिए विलयन में से विलायक निकल रहा है। अब तक क्या था, विलायक विलयन में जा रहा था, उल्टा हो गया। अब विलयन में से विलायक निकल कर भाग रहा है, या दाब यहाँ प्रेशर इसको इतना दे दिया गया कि ये भागने लगा वहां से निकल कर विलयन में से। अब तक भैया विलायक ही क्या हो रहा, विलयन की ओर अट्रैक्टिव हो रहा था, वही केवल जा रहा था। अब यहाँ क्या हो रहा है, उल्टा प्रक्रिया हो रही है। इसी को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, और आपका जो आरओ बना होता है इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बच्चों ये आपका परासरण दाब आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा टॉपिक आपका खत्म हो गया, इसमें आपका अब कुछ भी बचा नहीं है। अब आपको पूरा का पूरा केवल अब क्या कराना है, ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पर जो है आपको हमें क्या कराना है, केवल न्यूमेरिकल कराना है। अब आपको एक तो वीडियो इस पर न्यूमेरिकल का हम देंगे, तो अब न्यूमेरिकल देंगे। और एक टॉपिक और अभी बचा है आपका असामान्य अणुभार या मोलर द्रव्यमान, उस पर बाद में हम चर्चा करेंगे, या उसी पर पहले चर्चा कर लेंगे, देखिए जैसा होता है, ठीक है। तो आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, धन्यवाद।